हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखो भाई, वेक्टर के एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, कोलिनियर वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, ये सब हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा करके आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेक्टर को प्रोडक्ट ना दो तरीके से किया जाता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो मान लो भाई, हमारे पास दो वेक्टर है, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ए एंड बी आर टू वेक्टर, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो भाई अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और उनके बीच में मान लो एंगल थीटा है। ठीक है भाई, अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर ए और बी, उनके बीच में एंगल थीटा है और मुझे उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसमें डॉट लगाते हैं बीच में। तो क्या होगा, पहले आपको ए का मैग्नीट्यूड करना है, फिर बी का मैग्नीट्यूड करना है, और इनटू में होगा कॉस थीटा। ठीक है भाई। अब देखो भाई, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, ये भी एक नंबर होता है, और कॉस की जो वैल्यू आएगी वो भी एक नंबर होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो इसका आंसर है वो एक रियल नंबर में होगा। ठीक है भाई। यहाँ पर याद रखना भाई, थीटा जो है वो 180 डिग्री से 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। कभी कभी ये भी एक मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसका जो थीटा है उसकी रेंज क्या है। तो वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है, ना तो 180 डिग्री से बड़ा होगा ना 0 डिग्री से छोटा होगा। ये वाला जो थीटा है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। अब मेन है इसकी प्रॉपर्टीज, जो एक्सरसाइज करने के लिए आपको ध्यान में रहनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यही है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो कभी भी आपको अगर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। पहला है, मैंने क्या बताया, इसका जो रिजल्ट है ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। भाई इसका जो आंसर आने वाला है वो रियल नंबर में आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, दूसरा मैग्नीट्यूड भी नंबर और इसके वैल्यू भी नंबर। तो पूरा का पूरा आंसर एक रियल नंबर में आएगा। इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका एक आंसर एक नंबर है। जैसे आंसर आएगा 5, 10, 15, 20 या फिर 23, 24, इस तरीके से आंसर्स आएंगे इसलिए इसलिए इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मान लो बाई चांस इन दोनों का डॉट जो है वो 0 आ गया, तो इसके दो कारण हैं। इधर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0। भाई अगर मान लो डॉट किसी तरीके से 0 आ गया तो इसके दो कारण है, या तो ए वेक्टर 0 होगा या बी वेक्टर 0 होगा, दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 है, इसलिए इनका जो आंसर आया ना वो 0 में आया है। या फिर अगर थीटा 90 हो गया, ठीक है भाई, दोनों के बीच में एंगल, मतलब ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तब भी इनका डॉट क्या होता है, 0। क्यों 0 होता है? देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे थीटा 90 पुट करूंगा तो कॉस 90 क्या होता है, 0। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। और अगर मान लो बाई चांस डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर मान लो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, और अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट पक्का ही 0 आएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0, पूरे को 0 कर देगा, खत्म कर देगा बिल्कुल। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो थीटा 0 है, मॉड ए मॉड बी, इफ थीटा इज 0। भाई अगर मान लो ए और बी दो वेक्टर हैं, थीटा 0 हो गया, मतलब उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, थीटा 0 है, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी। समझ में आ रहा है आपको?
अगर थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 1 होता है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा मॉड ए मॉड बी। लेकिन अगर थीटा पाई हो गया तो याद रखना भाई, आपको याद रखना पड़ेगा कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये -1 हो जाएगा तो पूरे को नेगेटिव कर देगा। तो ए डॉट बी का आंसर इस केस में क्या आ जाएगा माइनस का मॉड ए मॉड बी। ठीक है भाई, थीटा 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है तो मॉड ए मॉड बी। और थीटा अगर पाई हो गया तो कॉस पाई होता है -1, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा माइनस मॉड ए मॉड बी। अगर आपने इसी का कोई पर्टिकुलर केस है, इसी का पर्टिकुलर केस है, अगर आपने किसी भी वेक्टर को उसके साथ ही डॉट करा तो इसका आंसर क्या होगा, देखो भाई मॉड ए कॉस 0। भाई किसी भी वेक्टर का अगर डॉट करोगे खुद के साथ, तो भाई कोई भी वेक्टर खुद के साथ थोड़ी एंगल बनाएगा, वो तो थीटा 0 होगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ए कॉस 0 1 होता है। तो ए डॉट ए का फॉर्मूला क्या बन गया, मॉड ए का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी वेक्टर का जब डॉट करोगे उसी के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है भाई। तो 0 वाला हो गया, पाई वाला हो गया, और ये पर्टिकुलर केस हो गया किसी भी वेक्टर का डॉट करोगे उसी के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फोर्थ प्रॉपर्टी है भाई, अगर मैं आई डॉट आई करता हूँ, जे डॉट जे करता हूँ, के डॉट के करता हूँ, तो आपको आंसर मिलने वाला है 1। भाई आई का आई के साथ डॉट, आई जे के याद है ना, आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, बताया था पिछली वीडियो में। तो आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। देखो भाई, जैसे मान लो ये एक कार्टेशियन प्लेन है, तो ये होता है आई, ये होता है जे, और ये होता है के। तो आई का आई के साथ डॉट करोगे तो देखो भाई, प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे 1 है। क्या फॉर्मूला होगा, इसका मैग्नीट्यूड कॉस 0। भाई ये यूनिट वेक्टर होते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ गया 1, cos 0 होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। तो आई डॉट आई करोगे तो 1 मिलेगा, जे डॉट जे करोगे 1 मिलेगा, के डॉट के करोगे तो 1 मिलेगा। ऐसी अगर मैं उस पर आऊँ फिफ्थ पर, आई डॉट जे करोगे, जे डॉट के करोगे और के डॉट आई करोगे, तो आपको मिलने वाला है रिजल्ट 0। अगर आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ डॉट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। कैसे, देखो, अगर मान लो आई डॉट जे करना है तो भाई क्या फॉर्मूला होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड cos 90। अब 90 क्यों लिखा है यहाँ पर, तो आपको पता ही है ना भाई, यहाँ पे देखो ना, आई और जे के बीच में क्या एंगल होता है, 90 डिग्री का ही तो होता है। जे और के बीच में क्या होता है, 90 ही तो होता है। के और आई के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री तो होता है। तो अगर आप आई और जे का डॉट कर रहे हो तो ये हो जाएगा cos 90 होता है 0, पूरे को 0 कर देगा। तो यानी कि आई डॉट जे क्या होता है 0, ऐसी जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा। ठीक है भाई। अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो भाई मैंने फॉर्मूला क्या बताया था डॉट का, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बताया था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। तो अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो ये दोनों को नीचे ले जाओ। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, दोनों का डॉट अपॉन कर दो दोनों का मैग्नीट्यूड। यहां से आपको क्या मिलेगा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मिल जाएगा। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है 7, वो है डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या करता है भाई, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। यानी कि अगर आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, आपको रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। भाई ए का बी के साथ डॉट करो या बी का ए के साथ डॉट करो, आपको जो आंसर मिलेगा ना, मतलब जैसे ए डॉट बी 5 आ रहा है तो आपको बी डॉट ए भी 5 ही मिलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। तो ये है भाई पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट पर चिट्ठा जो मैंने आपको बताया। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है जरूर, ये प्रॉपर्टीज क्योंकि एक्सरसाइज में यूज होंगी। ठीक है भाई, एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ भी करा हमने। उम्मीद करता हूँ ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। इसका एक कॉन्सेप्ट और है 10.3 का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी 10.3 को मैं अपलोड करूँगा और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है भाई। तो इसका एक और टॉपिक क्या है, अब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अगर मान लो मुझे किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरे वेक्टर पर, देखो भाई होता क्या है,
जैसे मान लो ये हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन है, ये एक डायरेक्टेड लाइन है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन डायरेक्टेड लाइन। और जैसे मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसको मैंने मान लिया ए बी। तो इस वेक्टर का मुझे प्रोजेक्शन निकालना होता है इस डायरेक्टेड लाइन पर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है डायरेक्टेड लाइन पर एल पर। तो होता क्या है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये सी मान लो। देखो भाई इस वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है ना इस लाइन पर, वो क्या होता है हमारा, वो होता है पी वेक्टर। ए सी वेक्टर भी होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो ए सी है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। ए बी को जब मैं इसके ऊपर गिराऊंगा, जैसे मान लो ए बी जो है वो इस डायरेक्टेड लाइन के साथ एंगल बना रही है थीटा। फिर से समझ लो क्या बोला मैंने, एक डायरेक्टेड लाइन है जिसकी डायरेक्शन ये है और एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पर। तो वो प्रोजेक्शन क्या होता है, वो होता है ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर। किसका प्रोजेक्शन वेक्टर, इस वेक्टर का, ए बी का। तो ए बी का अगर आपसे प्रोजेक्शन वेक्टर पूछेगा तो वो कौन है, ए सी, यानी कि पी, ठीक है भाई, डायरेक्टेड लाइन एल के अलॉन्ग। और मान लो अभी ये एंगल बना रही है क्या, थीटा। अब ये प्रोजेक्शन वेक्टर जो है लाइन की डायरेक्शन में भी हो सकता है, लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, मान लो ये डायरेक्टेड लाइन है और इस तरीके से मैंने बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एंगल बना रहा है मान लो थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा हमारा। अब देखो ये डायरेक्टेड लाइन है लेकिन अब क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। जो ए सी है, ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो ए सी है, वो डायरेक्टेड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, जैसे मान लो ये डायरेक्टेड लाइन है और अभी ये बनाएगा एंगल थीटा। तो ये हो जाएगा अपना ए बी और ये सी दोबारा से, और ये पी वेक्टर हो जाएगा। अब ए बी का प्रोजेक्शन कौन है, पी। और लास्ट इस तरीके से भी बनता है एल, इस तरीके से भी बनता है ये। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और अभी एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा, और ये मान लो सी है और अब इसी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है भाई। तो ए बी का प्रोजेक्शन क्या होता है, ए सी। इधर ए बी का प्रोजेक्शन कौन है, ए सी। इधर ए बी का प्रोजेक्शन कौन है, ए सी। इधर ए बी का प्रोजेक्शन कौन है, ए सी, ठीक है भाई। ये तो ये इसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देख लो भाई यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में और इन दोनों में फेवरेबल डायरेक्शन में, यानी कि उसी की डायरेक्शन में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ए सी वेक्टर कौन है, ए सी वेक्टर को बोला जाता है प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर, और उसको पी वेक्टर भी बोला जा रहा है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर दैट इज मॉड पी, उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन एल, ठीक है भाई। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा उसको बोलते हैं ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर, एल पर। समझ में आया आपको। अब निकालते कैसे हैं मैं वो बताता हूँ आपको। इसको फाइंड कैसे करते हैं, मेन तो फाइंड करने का ही है। तो भाई जैसे मान लो हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन है एल और ये एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर, और इसका जो प्रोजेक्शन है मान लो वो मैंने पी मान लिया। तो भाई और एंगल बना रहा है ये क्या, थीटा। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन डायरेक्टेड लाइन एल, तो भाई याद रखना इसका आपने क्या करना है, जिस लाइन पर निकाल रहे हो ना आप उसका यूनिट वेक्टर लेना है। समझ में आया आपको। जैसे इस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन चाहिए इस लाइन के ऊपर, तो कौन था वो, पी तो था, पी वेक्टर ही तो है, तो इसका आपको यूनिट वेक्टर लेना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, अब प्रोजेक्शन ऑफ, अगर मान लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अब जैसे मान लो भाई आपके पास एक वेक्टर है ए और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, और ये बी वेक्टर है। तो आपको क्या करना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो मैंने क्या बोला, जिस पर निकालना है उसका आपको लेना है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से
डिवाइड कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया प्रोजेक्शन का, 1/b मैग्नीट्यूड और a डॉट। तो कभी भी आपको प्रोजेक्शन निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला फिर से क्या बताता हूँ, a ऑन b निकाल रहे हैं ना, तो जिस पर निकाल रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर लेना है, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले तो फॉर्मूला हो गया था, दूसरा क्या है, इफ थीटा इज 0, अगर मान लो थीटा है ही नहीं, 0 डिग्री है, तो याद रखना भाई ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा ना वो खुद ए बी ही होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर विल बी ए बी एंड इफ थीटा इज पाई, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर विल बी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, विल बी ए। भाई अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है तो ए बी का प्रोजेक्शन ए बी होगा, थीटा पाई है मतलब 180 डिग्री है, तो ए बी का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर थीटा π/2 और 3π/2 है, इफ थीटा इज 90 डिग्री 270 डिग्री है, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर तब प्रोजेक्ट नहीं करेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर विल बी 0 वेक्टर। तो ये एक नंबर में आ जाते हैं। अगर मान लो थीटा 90 270 है तो फिर प्रोजेक्ट नहीं करेगा, प्रोजेक्शन नहीं होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट 10.3 का आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो 10.3 आगे अपलोड करूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर आप देख लेना। तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखें, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।